वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां सीज़ेड एमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पाल वंश करने जा रहे हैं। पाल वंश में स्टार्टिंग करेंगे। पाल वंश में हमारा ये पहला वीडियो करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश की स्थापना कब हुई थी? स्टार्ट करते हैं पाल वंश। तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई। 750 ईस्वी से कब तक पाल वंश का शासन रहा? तो यहाँ दो तीन जगह डिस्प्यूट भी मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक अगर आपको बताएं तो वो है 1162 ईस्वी। 750 ईस्वी में स्थापना हुई पाल वंश की और इसके बाद में 1162 ईस्वी तक इनका शासन रहा। कहाँ पे शासन इनका सीमित था? तो इनका शासन जो था मुख्य रूप से जो बंगाल का एरिया है, बंगाल में ये मुख्य रूप से शासन करते हैं। वह बात है कि कन्नौज के ऊपर त्रिपक्षी युद्ध भी होता है। बहुत सारे युद्ध कन्नौज के लिए लड़े जाते हैं पाल वंश गुर्जर प्रतिहारों के मध्य में। अब 750 ईस्वी में जान लेते हैं कि कौन इनके संस्थापक हैं। तो गोपाल इस वंश के संस्थापक हैं। गोपाल है कौन? संस्थापक। पाल वंश के संस्थापक का नाम गोपाल है। आखिरकार गोपाल क्या राजा के लड़के थे जिनको विरासत में राजगद्दी मिली? तो जवाब होगा नहीं, गोपाल राजा के लड़के नहीं थे। तो फिर आखिरकार ये राजा फिर बने कैसे? तो राजा बनने के पीछे एक बढ़िया सी कहानी है। होता क्या था कि बंगाल में बाहरी जो आक्रमणकारी होते थे, बाहरी आक्रमणकारी बंगाल में आके बंगाल पे हमला करते, बंगाल की संपदा को लूट के ले जाते थे। तो यहाँ जो छोटे छोटे सरदार थे, बंगाल के जो छोटे मोटे सरदार थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इस बात से कि जब भी किसी का मन होता है बाहरी आक्रमणकारी का, असम से लोग बाग आक्रमण कर देते थे, कन्नौज से आक्रमण कर देते थे बंगाल के ऊपर। तो यहाँ जो छोटे व्यापारी सरदार थे वो परेशान हो गए, काफ़ी इस बात से परेशान हो गए कि इनकी रक्षा करने के लिए कोई केंद्रीय शासन नहीं है। यानी कि बंगाल में एक तरीके से अराजकता का माहौल हो गया, पूरी तरीके से अराजकता फैल गई, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं था प्रजा को। धन लूट ले जाते थे बाहरी आक्रमणकारी असम से और कन्नौज वगैरह से। तो फिर वहाँ के छोटे छोटे सरदारों ने एक योजना बनाई, एक रणनीति बनाई और अपने राजा को चुन लिया। उन राजा का नाम क्या था? गोपाल। तो गोपाल जो है वो सरदारों के द्वारा और जनता के द्वारा चुने गए हैं। जैसे आजकल हमारे वोट का जो अधिकार है, उसी प्रकार से लगभग गोपाल का चयन हुआ था राजगद्दी के लिए। तो गोपाल संस्थापक है। तो ये कब से कब तक रहे? तो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक ये बंगाल के मुख्य रूप से शासक रहते हैं। इन्होंने क्या काम किया? तो इन्होंने ओदंतपुरी में, ओदंतपुरी कौन सी पुरी है? ओदंतपुरी में बौद्ध मठ बनवाया, बौद्ध मठ। अब ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पाल वंश किस धर्म को मानते थे? तो पाल वंश बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्मी थे। बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले कौन थे? तो पाल वंश के राजा गोपाल से स्टार्टिंग होती है। तो गोपाल के बारे में हमने जाना, ये संस्थापक है, इनको चुना गया था। 750 से 770 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। इनके बाद में इनके बेटे हैं, इनका नाम धर्मपाल है। इनका नाम क्या है? तो धर्मपाल शासक बन जाते हैं। तो धर्मपाल के बारे में जानते हैं आखिरकार धर्मपाल कब से कब तक शासक रहते हैं। तो धर्मपाल 770 ईस्वी से 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासक रहते हैं। इनके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए गए? तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है शिक्षा के क्षेत्र में, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो इनके द्वारा बनवाया गया था। पहली बात, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद में नालंदा जो था, नालंदा का पुनरुद्धार करवाया, यानी कि शुरू करवाया नालंदा को दोबारा से, नालंदा दोबारा से स्टार्ट करवाया, पुनः शुरू करवाया। अब नालंदा को शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो इन्होंने क्या किया? धर्मपाल ने क्या किया? धर्मपाल ने 200 गांव का राजस्व जो था
200 गांव का, कितने गांवों का? 200 गांवों का राजस्व जो था वो दे दिया। किसे दे दिया? नालंदा विद्यालय को स्टार्ट करने के लिए 200 गांवों का राजस्व दे दिया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो धर्मपाल ने आक्रमण किया था कन्नौज के ऊपर। आक्रमण किया धर्मपाल ने, तो फिर क्या हुआ? आक्रमण करने के बाद कहां आक्रमण किया? तो कन्नौज पर आक्रमण किया। और एक बार तो ये जीत गए। किससे जीत गए? तो यहाँ राजा थे इंद्रायुध से ये युद्ध में जीत जाते हैं धर्मपाल, और कन्नौज के ऊपर चक्रा युद्ध को बैठा देते हैं। किसको? चक्रा युद्ध को। धर्मपाल ने आक्रमण किया कन्नौज पर, इंद्रायुध को हरा दिया, चक्रा युद्ध को बैठा दिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे धर्मपाल के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको गुजरात के कवि हैं, गुजरात के कवि, इनका नाम है सोढल। इनका नाम क्या है? सोढल। सोढल ने इनको उत्तरापद की उपाधि दी है। उत्तरापद का मतलब क्या हुआ? उत्तर के स्वामी की उपाधि किसको दी गई? तो आंसर होगा धर्मपाल को। किसने दी? तो सोढल ने दी। ये कहाँ के थे? तो ये गुजरात के थे। इन्होंने मुख्य रूप से धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। आप जानते हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था, इसीलिए स्टार्ट इन्होंने करवाया। के बारे में बातचीत हमारी चल रही है। धर्मपाल के बारे में ये कहा जाता है इन्होंने 2 बौद्ध विहार बनवाए, एक विक्रमशिला में और एक आपका सोमपुरी में। 2 बौद्ध विहार इनके द्वारा बनवाए गए थे, विक्रमशिला और सोमपुरी में। इनके काल में एक बौद्ध विद्वान थे, इनका नाम है हरिभद्र सूरी। ये बौद्ध विद्वान धर्मपाल के शासन में ही निवास करते थे। इसके बाद में धर्मपाल के बारे में ये कहा जाता है कि धर्मपाल को एक शासक, राष्ट्रकूट शासक है, उसके द्वारा पराजय का मुंह देखना पड़ा। राष्ट्रकूट शासक नाम है ध्रुव, इसने धर्मपाल को हरा दिया। धर्मपाल को हराने के अलावा जब कन्नौज पे 3 पक्षों में लड़ाई चल रही थी, कन्नौज का त्रिपक्षी युद्ध जो है वो किनके मध्य में हुआ था? तो नंबर 1 पाल, दूसरे थे राष्ट्रकूट और तीसरे प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब धर्मपाल हार जाते हैं ध्रुव से, तो ये ध्रुव करता क्या है? ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का जो शासक है ये हरा देता है धर्मपाल को। इसके साथ साथ में ये गुर्जर प्रतिहारों को भी हरा देता है। त्रिपक्षी जो हमारा लड़ाई चल रहा था कन्नौज के ऊपर, कन्नौज की लड़ाई पे लगातार कभी पाल वंश, कभी राष्ट्रकूट, कभी प्रतिहारों का कब्जा होता रहा अलग अलग शासकों के काल में। अब जान लेते हैं धर्मपाल की मृत्यु कब हो जाती है। तो धर्मपाल की मृत्यु 810 ईस्वी में हो जाती है। धर्मपाल की मृत्यु के बाद में इसका शासक पाल वंश का बनता है देवपाल धर्मपाल का पुत्र है। देवपाल कौन है? तो धर्मपाल के पुत्र है। ये 810 ईस्वी में शासन सत्ता पर बैठ जाते हैं और 850 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक मेहरभोज, ध्यान से सुनिए, देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक मेहरभोज को हरा दिया। मेहरभोज राष्ट्रकूट शासक है, राष्ट्रकूट शासक है मेहरभोज, इसको हराने का काम देवपाल ने किया। और अभी आपने देखा था धर्मपाल जो देवपाल के पिताजी हैं ये हार गए थे। किससे हार गए थे? तो ध्रुव से हार गए थे, वो राष्ट्रकूट शासक था। मेहरभोज राष्ट्रकूट शासक देवपाल के द्वारा हराया जाता है। इसके बाद में देवपाल परम सौगात की उपाधि धारण करता है। परम सौगात की उपाधि 2 लोगों के पास रही, एक धर्मपाल के पास और एक देवपाल के पास। 2 उपाधियां 2 लोगों के पास रही, परम सौगात की उपाधि। इसके बाद में
इसके बाद में बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन धर्मपाल तक अक्सर जब क्वेश्चन हमारा पाल वंश से बनता है। इसके बाद में यह भी पूछा जाता है पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन था और पाल वंश के संबंध कहाँ कहाँ तक विस्तारित हो गए थे, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पाल वंश में धर्मपाल की मृत्यु होने के बाद में आपने देखा कि देवपाल आते हैं, देवपाल की भी मृत्यु होने के बाद बहुत सारे शासक आते हैं, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। अब क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि पाल वंश का जो संबंध था वो कहाँ कहाँ तक था, सांस्कृतिक संबंध। तो इनका सांस्कृतिक संबंध इंडोनेशिया से भी था, बहुत साल तक इनकी सत्ता रही। इन्होंने असम में भी लगभग 100 साल तक शासन किया, असम और उड़ीसा। तो बात करेंगे असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक, उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक पाल वंश का शासन रहा। लगभग 100 सालों तक इन्होंने असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक शासन किया। मुख्य रूप से ये बंगाल पर काबिज रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के बारे में। मतलब ये हुआ कि पाल वंश की ताकत कम हो गई, इसके बाद में महपाल प्रथम बैठते हैं, इसके बाद में फिर से पाल लोग पूरी ताकत से सत्ता के ऊपर काबिज हुए। तो बात करेंगे पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के बारे में। द्वितीय संस्थापक महपाल प्रथम को माना जाता है। महपाल प्रथम, इनके काल में सांस्कृतिक रूप से पाल साम्राज्य सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा फला फूला, बहुत बढ़िया बढ़िया विद्वान आए इस काल में। इसके बाद में पाल वंश के संबंध भी सांस्कृतिक रूप से इंडोनेशिया के शासक जो शैलेंद्र वहाँ पे थे, शैलेंद्र वंश का शासन था। इंडोनेशिया में शासन था शैलेंद्र वंश का। कौन सा वंश? शैलेंद्र वंश। शैलेंद्र वंश का शासन था इंडोनेशिया में, और ये शैलेंद्र वंश के जितने भी शासक थे वो बौद्ध धर्मी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तो इन्होंने बहुत सारे दूतों को भेजा। कहाँ भेजा? तो पाल राजाओं के दरबार में बहुत सारे दूतों को भेजा, और शैलेंद्र वंश के शासक ने ये मांग की कि उनको कुछ गांव दिए जाएं, उनको मठ बनाना है नालंदा में। तो शैलेंद्र वंश के शासक को यहाँ के पाल वंश के जो शासक होते हैं ये कुछ गांव दान में देते हैं और एक बौद्ध मठ बनाया जाता है। आप इंडोनेशिया देख रहे हैं तो इंडोनेशिया में आप जानते हैं जावा, सुमात्रा ये सब द्वीप हैं। तो यहाँ शैलेंद्र वंश का शासन हुआ करता था उस जमाने में हम लोग बात कर रहे हैं। तो महपाल जो प्रथम थे द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। इतनी बातें हमारी पाल वंश से बहुत महत्वपूर्ण थी। ये हमारा भाग नंबर पाल वंश से पहला रहा। अगर आप और जानना चाहते हैं पाल वंश के बारे में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा वीडियो पाल वंश की आपको देखने को मिलेगी।